एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। अब आप एक चीज सोचो, आपने एक वीडियो पे हफ्ते लगाकर रिसर्च किया, उसको एडिट किया और फाइनली पोस्ट किया, और फिर आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है सिर्फ 10 सेकंड की न्यूज क्लिप यूज करने के लिए, और उसके साथ एक धमकी, 45 से 50 लाख रुपए दो वरना तुम्हारा पूरा चैनल डिलीट हो सकता है। Go for the 2 years. I'll make it in the 45. Okay. 40 for 2 years. ऐसा ही कुछ हुआ मोहक मंगल के साथ, जिनके YouTube पर 4.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो पॉलिसी और एजुकेशन बेस्ड कंटेंट बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप तालान और एक बार फिर से स्वागत है आपका मंथन स्टोरीज पर। मोहक ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि उन्हें एएनआई यानी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए हैं। अब एएनआई है क्या? एएनआई एक मीडिया एजेंसी है जो अदर न्यूज चैनल्स को वीडियो फुटेज प्रोवाइड कराती है, जिसे न्यूज चैनल्स अपने लाइव स्ट्रीमिंग में यूज करते हैं। पहला स्ट्राइक था 10 से 11 सेकंड का न्यूज क्लिप यूज करने के लिए, जो उन्होंने कोलकाता रेप केस वाले वीडियो में यूज किया था, जो कि लगभग 30 मिनट का था। दूसरा स्ट्राइक था 9 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए, जो कि उन्होंने अपनी ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो में यूज किया था, जो वीडियो लगभग 25 मिनट का था। अब आमतौर पर अगर किसी यूट्यूबर ने किसी के कंटेंट का बहुत छोटा हिस्सा, वो भी ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से, यानी क्रिटिसिज्म, एनालिसिस या रिपोर्टिंग के लिए यूज किया हो, तो वो फेयर यूज के अंडर आता है। लेकिन एएनआई ने इसी वजह से मोहक के चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार दिए, और वो भी एक नहीं बल्कि दो। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मोहक ने इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने एएनआई को एक्सपोज किया, तो एएनआई ने उन पर डिफेमेशन का मुकदमा ठोक दिया। कोर्ट ने मोहक को वो वीडियो हटाने का आदेश दिया और उन्होंने वो वीडियो हटा भी दिया। मोहक ने हटाए गए वीडियो में बताया था कि जब उनकी टीम ने एएनआई से कांटेक्ट किया, तो एएनआई के एक एम्प्लॉय ने उन्हें कहा कि अगर वो चाहते हैं कि स्ट्राइक्स हट जाएं और आगे के जो 6 स्ट्राइक्स उन्होंने और रखे हुए हैं, तो उन्हें 50 लाख रुपए देने होंगे। मोहक ने बताया कि एएनआई ने पहले 50 लाख मांगे, फिर 45 लाख मांगे और फिर 40 लाख, यानी सीधा सौदा, या सीधा कहें तो ब्लैकमेलिंग। और एएनआई का ऑफर सिंपल था, या तो 45 से 50 लाख लाइसेंस फीस दो, या तीसरा स्ट्राइक आने का वेट करो, जिसका मतलब होगा कि चैनल परमानेंटली डिलीट। और मोहक अकेले नहीं है, एएनआई के एम्प्लॉय ने खुद बताया कि ऐसे और भी क्रिएटर्स हैं जिन पे स्ट्राइक्स गई हैं, और थगेश भी उनमें से एक हैं। जैसे ही ये पब्लिक हुआ, ट्विटर यानी एक्स पर बवाल मच गया। लोग एएनआई पर टूट पड़े, कहने लगे ये तो क्रिएटिविटी का गला घोटने जैसा है, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, और लोग बोलने लगे कि ये तो क्रिएटर्स के साथ अनफेयर है। अब इस पूरे केस में कुछ सवाल उठते हैं जो हर यूट्यूबर, हर कंटेंट क्रिएटर और हर दर्शक को समझने चाहिए। सबसे पहले, क्या ये 9 सेकंड की फुटेज फेयर यूज के दायरे में आती है? अगर आप किसी न्यूज क्लिप का छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, उसे बिना किसी कमर्शियल नुकसान पहुंचाए यूज कर रहे हैं, और वो क्लिप आपके वीडियो में एक नया संदर्भ, नया उद्देश्य या एक नया एनालिसिस जोड़ती है, तो वो आमतौर पर फेयर यूज माना जाता है। अब YouTube में एक कॉन्सेप्ट है, YouTube का कंटेंट आईडी सिस्टम। YouTube पर हर वीडियो अपलोड होने के बाद एक सिस्टम यूज होता है, कंटेंट आईडी। ये एक ऑटोमेटेड कॉपीराइट चेकिंग टूल है। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं, YouTube उसे चेक करता है। कोई क्लिप अगर किसी बड़ी कंपनी के कंटेंट से मैच होती है, तो YouTube उसे हटा देता है। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो, YouTube उससे चेक करता है कोई क्लिप किसी बड़ी कंपनी का कंटेंट से मैच तो नहीं कर रहा। अगर मैच मिलता है, जैसे एएनआई का कोई 10 सेकंड का क्लिप था, तो कंपनी उस वीडियो को ब्लॉक कर सकती है, उससे पैसा कमा सकती है या कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती है। और अगर 3 स्ट्राइक्स आते हैं, तो आपका चैनल गया। कोई डिस्कशन नहीं, कोई अपील नहीं, सिर्फ गेम ओवर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम फेयर यूज या फेयर डीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर करता है। तो आखिर फेयर यूज या फेयर डीलिंग होता क्या है? इंडिया के कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 के अंडर एक कॉन्सेप्ट है फेयर डीलिंग। इसका मतलब है कि आप कॉपीराइटेड कंटेंट का थोड़ा सा पार्ट यूज कर सकते हो क्रिटिसिज्म, एजुकेशन या कमेंट्री के लिए। जैसे मोहक ने अपने 20 मिनट से भी ज्यादा वीडियो के एनालिसिस में 10 सेकंड का क्लिप यूज किया था। क्या ये फेयर डीलिंग नहीं थी? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन लॉ में कहीं भी क्लियरली डिफाइन नहीं है कि कितना टाइम फेयर होता है। 5 सेकंड, 15 सेकंड या 10 सेकंड, कोई एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं है। और ये ग्रे एरिया ही एएनआई जैसे कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं। आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि आपका यूज फेयर था, और कोर्ट जाना मतलब टाइम, पैसा, लॉयर, सब खर्च। इसीलिए ज्यादातर क्रिएटर्स या तो वीडियो डिलीट कर देते हैं या पैसा भर देते हैं। तो एएनआई लीगली तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम उसके तरीके में है। 40 से 50 लाख डिमांड करना और स्ट्राइक्स मारकर बाद में बिजनेस डील की तरह नेगोशिएट करके उसके बदले में 2 साल का एएनआई सब्सक्रिप्शन ऑफर करना,
ये कॉपीराइट कम बल्कि बिजनेस डील ज्यादा लगती है। दूसरा सवाल, क्या ये स्ट्राइक सिस्टम यूट्यूब के हाथों से बाहर जा चुका है? यूट्यूब पर जब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक करता है तो यूट्यूब पहले उसे क्रिएटर की तरफ से फेयर यूज के तहत काउंटर का मौका देती है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी यानी कॉपीराइट होल्डर कोर्ट में जाने की धमकी दे देता है तो यूट्यूब बिना कुछ जांचे परखे वीडियो डिलीट कर देता है और चैनल पर स्ट्राइक थोप देता है। अब अगर आपको क्रिएटर के अगेंस्ट जाना है तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे और एएनआई जैसे बड़े नेटवर्क्स इसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने खुद माना है कि अब तक 7 से 8 यूट्यूब चैनल्स पर स्ट्राइक जा चुके हैं और औरों पर भी जाने की तैयारी है। क्या ये महज कॉपीराइट प्रोटेक्शन है या एक सोचा समझा धंधा बन चुका है? मोहक ने भी ये अपनी वीडियो में बताया कि एएनआई ने उन्हें एक बिजनेस डील ऑफर की, 50 लाख दो, हम स्ट्राइक्स हटाएंगे और तुम्हें 1 साल तक हमारे फुटेज यूज करने देंगे। उसके बाद ये नेगोशिएट हुआ कि तुम 40 लाख में 2 साल तक हमारे फुटेज यूज कर सकते हो। सोचिए, अगर ये प्रोफेशनल अप्रोच होती तो एक ट्रांसपेरेंट रेट कार्ड होता और एक प्रॉपर प्लान होता, जैसे एपिडेमिक साउंड से अडोबी जैसी कंपनियां करती हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, धमकाओ, दबाव डालो और पैसे ऐंठो। अब एएनआई की तरफ से उनकी मैनेजिंग एडिटर ने एक ट्वीट किया कि पायरेसी इज नॉट फ्री स्पीच। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूट्यूब पर पहले से पब्लिक रूप में मौजूद किसी न्यूज फुटेज को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना पायरेसी है? और अगर कोई ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहा है तो उस पर चुप्पी क्यों? इस पूरे मामले में यूट्यूब की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। यूट्यूब के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन जब कोई बड़ा प्लेयर स्ट्राइक करता है तो यूट्यूब ज्यादा सुनता है। छोटे क्रिएटर्स की अपील को अक्सर खारिज कर दिया जाता है। आज मोहक जैसे बड़े क्रिएटर के साथ ये हुआ, कल कोई और इस यूट्यूब के सिस्टम की चपेट में आएगा। इस केस का मतलब सिर्फ एक स्ट्राइक या एक डिफेमेशन केस नहीं है। ये सवाल है कि क्या भारत में डिजिटल फ्री स्पीच, फेयर यूज और इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट की कोई जगह बची है या नहीं? क्या अब हर यूट्यूबर को डर के साए में वीडियो बनानी पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई यूट्यूबर किसी ताकतवर संस्था की आलोचना करता है तो उसका जवाब स्ट्राइक्स और पैसों की डिमांड में आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।